नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। अखिलेश अचानक कन्नौज पहुंचे, जहां वो सिद्धपीठ माता फूलमती देवी मंदिर पहुंचे। यहां पर चल रही श्री राम कथा में शामिल हुए और संतों का आशीर्वाद भी लिया। अखिलेश ने पंगत में बैठकर प्रसाद भी चखा। इसके साथ ही इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिद्धपीठ में दर्शन करना मेरा सौभाग्य है। बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला है। हमारी कामना है कि प्रदेश और देश में सौहार्द हो। इसके साथ ही इस दौरान बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ बड़े लोगों की मदद करती है, गरीबों से इनका कोई सरोकार नहीं है। मैं माता के दरबार में खड़ा हूं, यहां से कहता हूं कि आज हिंदी दिवस पर बीजेपी को अपनी भाषा को बदल देना चाहिए। भाषा डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। बीजेपी को किसी के पीछे खड़े होकर वार करने की जरूरत नहीं है। उन्हें शिकंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम महिला की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं है। देखिए, इस सरकार को सरकार मत मानिए। इस सरकार को उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उनके संगठन के सहयोग करने वाला संस्था मानिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब की मदद करें, किसान की मदद करें, मजदूर की मदद करें, महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो। लेकिन ये सरकार ऐसे समूह की मदद करती है जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। ये बड़ों लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ चल रहे आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव साल 2019 में आचार संहिता उल्लंघन में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गलशहीद थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी और जिसके बाद से ही इमरान प्रतापगढ़ी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, जिस पर मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। ये 2019 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में प्रचार का समय जब समाप्त हो गया तो उसके बावजूद भी इनके द्वारा चुनाव प्रचार करा जा रहा था। रैली के रूप में काफ़ी निकाली जा रहा था जुलूस टाइप से। तो उसमें पुलिस द्वारा जब देखा गया तो उन्होंने इनको रोका, तो उनके रोकने पे भी नहीं माने और जुलूस उन्होंने निकाला और चुनाव प्रचार भी करा, जिसके अंतर्गत इन्हें कई धाराओं में पंजीकृत कर दिया। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा गया। उस मुकदमे में कई लोगों ने जमानतें करा ली थी। ये 3 जने गैर हाजिर चल रहे थे उसमें। विगत न्यायालयों ने कई तिथि से इनके खिलाफ BW जारी कर रखे थे। अब न्यायालय में बार बार उपस्थित न आने पर इनके खिलाफ कल NBW जारी किए गए। हापुड़ के मोहल्ला फूलगढ़ी में एक 6 साल का मासूम खेलते हुए करीब 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया है, जिसके बाद बच्चे की जांच के लिए उसे अस्पताल भेजा गया है। तो एनडीआरएफ की टीम ने सकुशल बच्चे को बाहर निकाल लिया है। हापुड़ से खबर है और जहां पर बोरवेल में 6 साल का मासूम गिर गया था। हालांकि मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जिसके बाद रेस्क्यू किया गया। बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया और बच्चे की जांच के लिए अस्पताल उसे भेजा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। बच्चे को बाहर निकाला गया और ये बच्चे को ले जाते वक्त की तस्वीरें हैं। जब बाहर निकाला गया उसके बाद बच्चे को ले जाते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं और बच्चे को अस्पताल फिलहाल भेज दिया गया है, जहां पर उसकी जांच के लिए बच्चे को भेजा गया है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विशाल खंड 2 में अवैध रूप से चल रहा होटल मिलाने कैफे को
लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया है। दरअसल सोमवार को होटल में तेज आवाज पर गाने बजाने का विरोध किया गया, जिससे गुस्साए होटल संचालकों ने मेजर अभिजीत सिंह की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बवाल और आगजनी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एलडीए ने होटल को सील करने के बाद प्रबंधक को नोटिस जारी कर 12 जनवरी को जवाब तलब किया है। वहीं पुलिस की तरफ से अब आदेश जारी किया गया है कि रात 10 बजे के बाद होटलों और कैफे में डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको फ़ोन किया 100 नंबर पे और पुलिस आई तो फिर उन्होंने म्यूज़िक को बंद किया। मुश्किल से 10 मिनट बंद था। पुलिस जैसे ही गई उन्होंने वापस से फिर उसको चालू कर दिया और चिढ़ के थोड़ा और उन्होंने तेज़ और ज़्यादा वॉल्यूम और शोरगुल कर रहे थे। तो फिर बेटे ने दोबारा पुलिस को फिर सुनता रहा पहले तो थोड़ी देर, फिर 1:20 पे करीब फ़ोन किया और बेटे 147, 435, 436 धाराओं में और 7 लोग जो यहाँ थे, उन 7 अभियुक्तों में से 5 को पुलिस द्वारा तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन 5 में शिवम नामक जो इस होटल का मालिक भी शामिल है और इसके पश्चात अन्य 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस की कार्रवाई प्रचलित है। एलडीए को भी सूचित किया गया। एलडीए द्वारा कल ये इस होटल को सील। उधर आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां टीम ने कार्रवाई करते हुए 25,000 के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में एसओजी को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को धर दबोचा गया है। साल 2021 में दोनों आरोपियों पर गोकशी और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था, जिनको मुखबिर की सूचना पर एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। देखिए, दिनांक 9/5/21 को पुलिस हमारी जयपुर रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक ट्रक आया जिसे रोकने का प्रयास किया गया, तो इसमें चढ़े हुए लोग ट्रक छोड़ के भागे। पुलिस ने मौके से एक आदमी को गिरफ्तार किया। ट्रक की चेकिंग की तो उसमें अवैध रूप से पशु लदे हुए थे, जिनको कब्जे में लिया गया तथा अभियुक्त तथा भागे अभियुक्तों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम तथा पुलिस मुठभेड़ के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें से 2 अभियुक्त जो थे, जावेद और शाहिद, उसी समय से फरार चल रहे थे। काफ़ी प्रयास किया गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसको उपरांत दोनों में 25,000 का इनाम घोषित किया गया। गौ पशु इन्हीं की तलाश में आज हमारी पुलिस तथा एसओजी वेस्ट जोन प्रभारी राजकुमार, इंस्पेक्टर फतेहपुर सिंह बलवान सिंह, चौकी प्रभारी केशव, चौकी इंचार्ज कस्बा सोनू आदि पुलिस बल के साथ इनकी तलाश में थे। हरदोई के पाली कस्बे में बंद पड़े एक मकान से जेवरात और नकदी चोर उड़ा ले गए हैं। दरअसल पीड़ित परिवार हरियाणा में मजदूरी कर अपना पालन पोषण करता है, जिनके घर में छत के सहारे चोर अंदर दाखिल हुए और सबसे आपको बता दें कि बक्से का कुंडा तोड़कर सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार ने अपने पड़ोसियों पर चोरी का शक जताते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर बलिया के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र में 2 बाइक्स की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने एक शख्स को मृत घोषित कर दिया है, वहीं दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। तो 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें आपको बता दें कि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। जालौन में ठंडी के मौसम में परेशान चोरों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिससे पुलिस भी परेशान हो गई। दरअसल चोरों ने कालपी कोतवाली क्षेत्र स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके की दीवार तोड़कर लाखों की शराब लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है।
हमको सुबह ये प्रातः 6 बजे सूचना मिली कि हमारी दुकान पर चोरी हो गई है। नगर पालिका की कर्मचारी राधा करके आती है, उसने हमको फ़ोन पे ये सूचना दी। अच्छा, कितने का लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपका? जी, कितने का लगभग कितना नुकसान हुआ है आपका? लगभग मेरी नकदी जो गुल्लक में थी रात के जी। करीब 20 से 25 हज़ार रुपये नकदी प्लस एक पेटी ऑफिसर चॉइस की, जिसकी कीमत लगभग 6,000 रुपये के आसपास होती है। इतना माल मेरी दुकान से चला गया है। झारखंड के सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सापड़ा में अवैध महुआ शराब भट्टी को आबकारी विभाग ने नष्ट कर दिया है। मौके से टीम को 10,000 किलोग्राम जावा महुआ और 200 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। वहीं आबकारी विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि उस पर कार्रवाई के दौरान अवैध शराब कारोबारी देहू मंडल मौके से फरार हो गया है, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर बदायूं के दातागंज क्षेत्र में तस्करों ने 3 गोवंशीय पशुओं का वध करके उनके अवशेष खेत में फेंक दिए, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। तो ग्रामीणों ने मामले को लेकर के आक्रोश जाहिर किया है। आपको बता दें कि ये जानकारी दी है पुलिस विभाग ने आज इस बात की जानकारी दी है। मुरादाबाद पुलिस ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों में एक हास्य कलाकार उस्मान भारती का नाम भी शामिल है। मामला मुरादाबाद के भोजपुर थाने में दर्ज किया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि करीब 1.5 मिनट का ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। इसमें भोजपुर निवासी हास्य कलाकार उस्मान भारती के साथ 3 अन्य युवक नजर आ रहे थे। चारों एक आपत्तिजनक गाने पर अश्लील इशारे करते दिख रहे हैं और एक व्यक्ति ने इस वीडियो को मुरादाबाद पुलिस के ट्विटर हैंडल पर टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन भी किया गया। उधर रायबरेली में पुलिस की सक्रियता से महिलाओं का एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो राह चलते महिलाओं की चैन स्नैचिंग करता था। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री कॉलेज चौराहे का है, जहां ऑटो से बाजार जा रही एक महिला के साथ एक करके 4 महिलाएं ऑटो सवार हो गई और महिला को घर घेर कर बैठ गई। ऑटो जैसे ही आगे बढ़ा, ऑटो में बैठी एक महिला ने उस महिला को गले से सोने की चैन छीन ली। वहीं पुलिस ने आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के तहत 7 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान किया। राशि के अंतरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालक ग्रामीणों, गोठानों से जुड़ी महिला समूहों और गोठान समितियों का यह राशि ऑनलाइन जारी की गई है। उधर मैनपुरी के कुरावली मार्ग पर कोहरे के कारण एक कार ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक सभी लोग प्रेमपुर धाम आश्रम जा रहे थे और तभी छाछा के पास घने कोहरे के कारण यह हादसा हो गया। तो ट्रैक्टर से जाकर के कार टकराई है और इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। मैनपुरी से ये खबर है जहां पर यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद पुलिस ने मंगलवार को नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2,97,100 रुपए का जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी है।
बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर हमला बोलते हुए संजय जायसवाल ने कहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम प्रदेश की समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो प्रदेश के हालातों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रदेश का और यूरिया की किल्लत से परेशान है। प्रदेश को 13,80,000 कट्टे यूरिया के उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन फिर भी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है। युवा बहाली के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, जिसका केंद्र नालंदा है। यूपी में पेपर लीक हुआ तो आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल गए, लेकिन बिहार में पेपर लीक के आरोपी पकड़े गए तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उमेश कुशवाहा ने दावा किया है कि 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष ठीक होगा और केंद्र में सरकार बनेगी। वहीं सुशील कुमार मोदी को लेकर कहा है कि उनको नोटिस नहीं करते हैं। बीजेपी का काम भ्रम फैलाना है, भ्रम फैलाने के अलावा बीजेपी कुछ नहीं करती है। वहीं राजद विधायकों के समाधान यात्रा पर सवाल उठाए जाने पर कहा है कि कुछ लोगों के दिमागी संतुलन खराब हो गया है। तो जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम नीतीश को लेकर के कहा है कि उनके नेतृत्व में, आपको बता दें कि दरअसल सीएम नीतीश के नेतृत्व में यह कहा गया है कि विपक्ष एकजुट होगा। यात्रा कर रहे हैं। अगर उनको समाधान करना है जनता का, छपड़ा में 200 से ज्यादा लोग मरे हैं जहरीली शराब पी करके, उनके परिजनों से मिले, उनको मुआवजा। बिहार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन पर हमला बोला है। नीरज बबलू ने, आपको बता दें कि एक बार फिर से हमला बोला है। नीतीश कुमार और महागठबंधन पर यह हमला बोला गया है। बिहार के पूर्व मंत्री हैं नीरज बबलू, जिन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। नीरज बबलू ने कहा है कि दरअसल नीतीश कुमार को ढोंगी बताया है और इसके साथ ही मुआवजा, जो शराब की वजह से जिनकी मौत हुई है, उनको मुआवजा देने की बात कही गई है। यात्रा कर रहे हैं। अगर उनको समाधान करना है जनता का, छपड़ा में 200 से ज्यादा लोग मरे हैं जहरीली शराब पी करके, उनके परिजनों से मिले, उनको मुआवजा दे, घटना की जांच कराए, दोषी को जेल भेजे, तब समझेंगे कि वो समाधान कर रहे हैं जनता का। नहीं तो पूरे बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, कोई समाधान नहीं कर रहे। नियंत्रण कानून बनना चाहिए, हम पहले से डिमांड कर रहे हैं और अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि अगर बिहार और देश का लोग भला चाहते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, तब जाकर के बिहार और देश का भला हो। अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र के हिंसेल गांव में दोपहर को खेतों में घुसे पशुओं को बाहर निकालने ग्रामीणों पहुंचे तो उन्हें खेत में खून दिखा। तो उन्हें खेत के कुएं के अंदर एक युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने से एक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शव की सूचना मिलते ही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। में घेर रखा था। कितनी देर बाद आपको सूचना मिली? वो घर से कब गया था? वो 9 बजे से निकला था सुबह। हाँ। और लगभग 2 बजे आपको खबर मिली है? तो 3:30 बजे। फिर क्या करा आपने? फिर एम्बुलेंस पुलिस पे फोन किया, वो आ गई। फिर उन्हें लाश को निकलवाया, वेरीफाई किया तो मेरा भाई था वो। तो मृत्यु कैसे हुई उनकी? किसी ने गोली मार दी। गोली? क्या गोली मारी है? 2-3 गोली मारी है। वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही सब तक। फोन देखो तो गुन्ने फोन करियो गाँव में प्रधान पे। प्रधान ने हल्ला कर दो, सब आए। खून देखत जब गाँव में एक कुआं, गाँव में डेड बॉडी मिली। तो डेड बॉडी पहले तो न्यू का जन कौन की है, बाहर के गाँव की कोई पता नहीं कि हमारे गाँव की है। पुलिस इतला दी, पुलिस वाले पहुँचे। पुलिस वाले क्या समय हो रहा था इस समय बाबा? क्या बजे की घटना रही होगी ये? घटना 2-2:30 बजे।
सीतापुर हरगांव थाना क्षेत्र के बेनीपुर में गुड़बैल पर काम करने वाले एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मौत के बाद गुड़बैल मालिक ने परिजनों को सूचना दिए बगैर मजदूर के शव को जला दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन ग्रामीणों के साथ गुड़बैल पर पहुंचे तो वहां पर लकड़ियां जलती हुई पाई गई और जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में अब जुट गई है। बिहार के पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र में आईएएस संजीव हंस के खिलाफ रेप के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। दरअसल संजीव हंस के साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी रेप के मामले में दोषी बनाया गया था। रेप पीड़िता की वकील गायत्री देवी को उद्यानपुर सर्किल इंस्पेक्टर मंजू कुमारी की पूछताछ के लिए 12 जनवरी को थाने बुलाया गया। उधर अयोध्या में पुलिस ने अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की पत्नी से हुई टप्पेबाजी का खुलासा। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। वहीं जोशीमठ पर मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी से इंडिया वॉइस से खास बातचीत में क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। जोशीमठ भूस्खलन पर अब तक आई 5 रिपोर्ट्स 1976 में गठित हुई थी पहली समिति। पहली रिपोर्ट में भूस्खलन क्षेत्र में बसा शहर पाया गया। मिश्रा कमेटी ने कहा था ढलानों से ना हो छेड़छाड़। 2006 में स्वप्नमिता ने किया था खुलासा। अलकनंदा किनारे भू कटाव की बात आई थी सामने। वडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में हुआ था खुलासा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने 2014 में सौंपी थी अपनी रिपोर्ट। समिति ने अधिक और अनियंत्रित निर्माण को लेकर खींचा था ध्यान। 2022 में परियोजना पर उठे थे सवाल। मामले को लेकर के ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आर मीनाक्षी सुंदरम जी जुड़ चुकी हैं, मुख्य मंत्री की सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी आपका। जी नमस्कार। आर मीनाक्षी जी, जिस तरीके से जो स्थिति अब बनी हुई है, जोशीमठ की स्थिति, उसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है? देखिए, सरकार का पहला प्राथमिकता ये है कि जो डेंजर जोन बना हुआ है उसमें कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो। तो ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो इसके लिए जो वल्नरेबल बिल्डिंग्स है उसका चिन्हीकरण का कार्य पूरा हो चुका है और चिन्हीकरण करने के बाद जहां जहां ज्यादा दरारें हैं, आज जिलाधिकारी की तरफ से एक प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है जिसके तहत कुछ धनराशि, जो धनराशि का अमाउंट शासन स्तर पर डिसाइड होगा, एडवांस के तौर पर दे दिया जाए ताकि उनने का फैसला सरकार ने लिया है और वो आज शाम तक जो है उसका क्या एग्जैक्टली दिया जाएगा ये शासन से आदेश हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये भी उठ रहा है कि अस्थायी पुनर्वास बड़ी कोई ठीक समाधान नहीं हो माना जाएगा, क्योंकि स्थायी पुनर्वास के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम है? 100% सरकार स्थायी पुनर्वास करेगा। स्थायी पुनर्वास के लिए 2 विकल्पों पर होमवर्क चल रहा है। एक विकल्प तो ये है कि जो आपने सजेस्ट किया था नई टेहरी जैसे नए जोशीमठ बनाए जाए, उस विकल्प पर भी होमवर्क कर रहे हैं। उसके लिए कुछ जगह तलाशे गए थे, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करने के लिए जीएसए की टीम आ रहे हैं। और दूसरा विकल्प जो है, हम उनको कैश कॉम्पनसेशन पर्याप्त मात्रा में लिबरल तरीके से दे दे, उससे लोग अपने आप ही अपने चयनित स्थान पर जा करके अपना मकान बना लें। सर, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नेटवर्क की इशू की वजह से फोन कट गया था और यही सवाल वही है कि जोशीमठ के बारे में क्या नए जोशीमठ को बसाने के लिए रणनीति बनाई जा रही क्या? वो हमने टिहरी का जिक्र किया था कि जिस तरीके से टिहरी पर काम किया गया, ये भूमि की उपलब्धता के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहेगी, क्योंकि यदि हम केवल सरकारी जमीन तलाशेंगे तो सरकारी जमीन की संख्या बहुत सीमित है। अब उसमें पूरे शहर बसाना संभव नहीं है, बहुत छोटे छोटे लैंड पार्सल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो नई टेहरी जब बसाया गया था तो 3 गांव के जमीन अधिग्रहण किए गए थे। वो अधिग्रहण की यहाँ पर संभावना होगी नहीं होगी उस पर निर्भर करेगा। लेकिन सर, एक बात और है, सरकार की तरफ से लोगों के लिए किराए पे मकान लेने के लिए आर्थिक सहायता की बात कही गई, लेकिन कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि दरअसल उन्हें सहायता नहीं मिल पाई है। तो इस दिशा में क्या काम किया जा रहा है?
अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, आज शाम तक सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा और उस पर अभी चर्चा चल रही है और जिलाधिकारी से कुछ रिपोर्ट्स मांगे गए हैं। तो कुछ अच्छे सहायता धनराशि आज शाम तक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर डिसाइड होगा और खुलासा किया जाएगा। सर, इस वक्त आपको पूरा देश देख रहा है और सुन रहा है। आप इंडिया वॉइस के माध्यम से जोशीमठ के लोगों से और वो जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों के लिए कोई संदेश आपका? मैं जोशीमठ के जो पीड़ित परिवारों से अनुरोध करता हूं कि धैर्य बना के रखिए, सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है और आपको कोई किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होने देंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।